बोलो हेलो, आवाज़ सही है। देखो हेलो हेलो फैन नहीं चलेगा। ये फैन नहीं चलेगा। हेलो हेलो अनुज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको पढ़ाया था इनडिवाइडल एम्स ऑफ एजुकेशन, व्यक्तिगत उद्देश्य शिक्षा के। आज हम आगे बढ़ते हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, आपका यही टॉपिक चल रहा था कि एम्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने आपको कल बता दिया था जनरल एम्स के बारे में, ठीक, इंडिविजुअल एम्स, स्पेसिफिक एम्स। अब हम आज आपको आगे बढ़ाते हैं सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, आपको सबको वो चीज़ हमें एक रिपीट करनी पड़ेगी कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट
व्यक्ति का समाज से संबंध रहता है। इसी देखो इंडिविजुअल में ये था कि उसमें व्यक्ति को सबसे प्रधानता दी थी, समाज को बाद में, सेकेंडरी। ठीक है, इसमें प्राथमिकता सबसे पहले देते हैं समाज को, और सेकेंडरी में मतलब पहले प्राथमिकता समाज को दी जाती है और द्वितीयक प्राथमिकता जो है वो दी जाती है किसको? मानव को। ठीक, व्यक्ति के साथ साथ समाज का भी विकास होता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ही सही। ठीक है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से समाज का भी विकास होता है। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो इस बात से सहमत नहीं हैं, कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्य में, इंडिविजुअल एम्स जो हमने आपको बताए थे कि व्यक्तिगत उद्देश्य में केवल व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता था और सोशल एम्स में समाज को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को अधिक महत्व देते हैं कि अगर हम शिक्षा के द्वारा समाज का विकास करेंगे तो मानव का विकास स्वतः ही अपने आप ही होने लगेगा। इन्होंने कई एजुकेशनिस्ट का ये भी कहना था कि ऐसी शिक्षा दोषपूर्ण है, ऐसी शिक्षा गलत है जो कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति ना कराए, वो दोषपूर्ण शिक्षा है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली शिक्षा को ही उन्होंने पूर्ण शिक्षा माना था, कंप्लीट एजुकेशन। इनके अनुसार समाज ही एक ऐसा समुदाय है, सोशल इज अ कम्युनिटी मतलब समाज ही एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है और समाज का विकास व्यक्ति के विकास का आधार है। आप बात समझ रहे हैं कि समाज का विकास जो है वो व्यक्ति के विकास का आधार है, और व्यक्ति के विकास का आधार ऐसी है कि अगर समाज का विकास होगा, हमारे चारों तरफ जो हैं लोगों से हम घिरे हुए हैं, ठीक है, समाज एक या दो लोगों के निर्माण से तो समाज का निर्माण होता नहीं, कई लोग मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं, कम्युनिटी भी कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, जब कई लोगों का विकास होगा तो नॉर्मल सी बात है कि भाई मानव का विकास होगा। तो इन्होंने कहने का मतलब यही है कि समाज का विकास व्यक्ति के विकास का आधार है। क्यों भाई? क्योंकि मनुष्य समाज में ही जन्म लेता है। ठीक है, बिगिनिंग टाइम में जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद आफ्टर डैट वह अपने माता पिता से, भाई बहन से, पड़ोस से, अपने एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता है। समाज का विकास नहीं होगा तो ऐसी शिक्षा दोषपूर्ण है। कई एजुकेशनिस्ट का कहना है कि अगर समाज का विकास नहीं होगा तो ऐसी शिक्षा दोषपूर्ण है। तो इन्होंने इसमें सामाजिक विकास में यही बताया था, सोशल एम ऑफ एजुकेशन में यही है कि ऐसी शिक्षा दोषपूर्ण है जो समाज का विकास ना करे। ठीक, अब हम आपने जो इंडिविजुअल एम्स पढ़ा था, हम आपको डिफरेंस भी क्लियर कर देते हैं कि आपने जो इंडिविजुअल एम्स पढ़ा था उसमें ये था कि अगर मानव का या व्यक्ति का विकास नहीं होता है तो इस प्रकार की शिक्षा बेकार है, इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं, ऐसी शिक्षा उद्देश्यहीन शिक्षा कहलाती है। ठीक, और इसमें आपके सबसे पहले प्रधानता समाज को दी गई है, उसके बाद में द्वितीयक जो है सेकेंडरी ऑर्डर जो है, सेकेंडरी ऑर्डर में हम मानव को लेकर के चलते हैं, और इंडिविजुअल एम्स में व्यक्तिक उद्देश्य में प्राइमरी ऑर्डर जो है वो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स मानव जाति को लेके चलते हैं। ठीक, इसमें एक कोटेशन जो है जो रेमंड ने दी है, अकॉर्डिंग टू रेमंड समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। इसी में रेमंड ने अपनी कोटेशन दी है, उनका कहना है अकॉर्डिंग टू रेमंड समाज विहीन शिक्षा
कोरी कल्पना मात्र है। दैट इज क्लियर। ये आपको इसमें एक कोटेशन देनी है। अकॉर्डिंग टू रेमंड कि समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना मात्र है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि समाजविहीन शिक्षा कोरी कल्पना मात्र है। ठीक, ऐसी शिक्षा जो समाज को लेके ना चले वो शिक्षा एक कोरी कल्पना मात्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका समथिंग टॉपिक्स क्लियर हो गया है। अब इसमें भी कोरी कल्पना का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या है। इस कोटेशन में हम एक बात चीज़ और क्लियर कर दें। कोरी का मतलब है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व विहीन है, जो उसको हम कहते हैं कोरी। ठीक है। अब आपका आगे टॉपिक है शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जो कि हमने आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में क्लियर भी किया था, जो हमने इससे पहले आपको जो टॉपिक सिखाया है उसमें। टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रकार। एजुकेशन क्या है? यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना रुकने वाली, अनवरत चलने वाली। ठीक है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और बालक जो है या मानव है, ह्यूमन बीइंग्स, अपने वातावरण में प्रत्येक समय कुछ ना कुछ सीखता है। जो हमने आपको ऑल ऑफ फर्स्ट सबसे पहले बताया था, हमने फर्स्ट डे जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपको क्लियर कर दिया था कि शिक्षा है क्या। सीखना सिखाने की प्रक्रिया जो है वो शिक्षा कहलाती है। ठीक, सीखना और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। बालक अपने वातावरण में प्रत्येक समय कुछ ना कुछ सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सीखता है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को सीखता है। किसी को करते हुए देख करके सीखता है, खुद फिर बाद में अप्लाई करता है। इस तरीके से हम एक दूसरे को देख करके कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। यह सीखना सिखाना ही शिक्षा है, किंतु कैसे सीखा जाए, क्या सीखा जाए, कितना सीखा जाए, किस तरीके से सीखा जाए, ये सब शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। लेकिन ये चीज़ हम ये तभी क्लियर कर पाएंगे जब हम शिक्षा के प्रकारों को समझेंगे कि किस तरीके से हमें सीखना है, क्या सीखना है, कितना सीखना है और कैसे सीखना है। ये हम तभी क्लियर कर पाएंगे जब हम शिक्षा के प्रकारों को समझेंगे। क्योंकि शिक्षा जो है, एजुकेशन का कार्य जो है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का कार्य केवल औपचारिक केंद्र विद्यालय में ही पूरा नहीं होता है। शिक्षा का कार्य केवल औपचारिक केंद्र विद्यालय में ही पूरा नहीं होता है, वह अनेक प्रकार से प्राप्त होती है। यह अनेक प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक, तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन की शिक्षा के प्रकार कितने हैं। ठीक, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। ऑल ऑफ फर्स्ट सबसे पहले आपका चलता है औपचारिक शिक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन।
फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि एजुकेशन क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो एजुकेशन है। टू लर्निंग प्रोसेस, टू लर्निंग प्रोसेस। ठीक, लेकिन अब सीखा किस प्रकार से जाया जाए, कैसे सीखा जाए, उस चीज को हमें समझने के लिए शिक्षा के प्रकारों को लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका आता है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। अब आप समझो कि औपचारिक शिक्षा है क्या? नियमित शिक्षा जो है इसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये पर्टिकुलर निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित काल अवधि, निश्चित शिक्षण विधियों के साथ में और एक निश्चित शिक्षा के उद्देश्य अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य भी निर्धारित की जाते हैं। ये और यह शिक्षा विद्यालय में प्रदान की जाती है। ये हो गई आपकी औपचारिक शिक्षा, जो किसी निर्धारित समय में प्रारंभ की जाती है और इस शिक्षा योजना के बारे में छात्र पहले से ही उनको जानकारी होती है कि उन्हें क्या शिक्षा दी जा रही है। इस शिक्षा के लिए पहले योजना बना ली जाती है और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। पहले शिक्षा की योजना बनाई जाती है, फिर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं और उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षा के लिए सिलेबस, पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एम्स ऑफ एजुकेशन, हमें एम्स ऑफ एजुकेशन क्या रखना है, शिक्षा के उद्देश्य हमें क्या रखना है, ये हम सिलेबस के अनुसार ही निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए हमें सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए, सिलेबस को पढ़ाने के लिए शिक्षण की विधियों का भी निर्धारण करना पड़ता है कि हमें किस प्रकार से पाठ्यक्रम अपना पर्टिकुलर निश्चित समय पे कंप्लीट करना है। और औपचारिक शिक्षा जो है, फॉर्मल एजुकेशन, केवल विद्यालय में प्रदान की जाती है। इसके अलावा यह शिक्षा कहाँ कहाँ दी जा सकती है? चर्च है, मदरसे हैं, लाइब्रेरी है, ठीक है, म्यूजियम है, कहीं ना कहीं हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। म्यूजियम में भी जाते हैं, कई चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है, कई तत्वों को, हम एलिमेंट्स को देखते हैं और हम संग्रह करते हैं और हम नॉलेज, काफ़ी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बुक्स भी हो गई हैं, ऐसा डायग्राम भी हो गया है, चित्र को भी देख करके हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये सब शिक्षा जो है ये औपचारिक शिक्षा कहलाती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये ऐसे फैक्टर कहलाते हैं जिनके थ्रू हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार की सभी संस्थाओं का निर्माण, मतलब जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, इनका निर्माण समाज के द्वारा होता है और ये संस्थाएं जो हैं ये शिक्षण संस्थाएं कहलाती हैं। यह संस्थाएं शिक्षण संस्थाएं कहलाती हैं और यह छात्र को क्रिया करने का अवसर प्रदान करती है। मेरी बात को बिल्कुल पर्टिकुलर ध्यान से सुनना, आपको डिफरेंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह शिक्षा बालक को क्रिया करने का अवसर भी प्रदान करती है, ठीक। मतलब क्रिया करने के अवसर का मतलब ये है कि लर्निंग बाय डूइंग। लुक एट दिस, लर्निंग बाय डूइंग मतलब औपचारिक शिक्षा में आप करके सीखोगे। जो काम आप करके सीखते हो, ठीक है, वह दिमाग में हमारे फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम फॉर्मल एजुकेशन में
लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि छात्र को क्रिया करने का अवसर प्रदान करती है। यह सब शिक्षा में नहीं है। इसके बाद आपको हम सेकंड टाइप्स बताएंगे। कौन सी? अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में आपको कार्य करने का अवसर जो है वो प्रदान नहीं करती है। ये एक मेन और सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, ठीक है, सबसे प्रमुख विशेषता है कि बालक जो सीखता है औपचारिक शिक्षा में वो करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, और छात्र को अनुभव प्रदान करती है। हम किसी भी काम को, कोई हमारे लिए अननोन है काम, हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, हम अगर किसी को करता हुआ देख करके सीखते हैं तो हम पहले जब ऑल ऑफ फर्स्ट जब हम पहले करेंगे तो हो सकता है कि हम क्लियर उस काम को ना कर पाए, हमारे कामों में कुछ गलतियां भी निकलें। लेकिन जब हम उस काम को बार बार रिपीट करते हैं, कंटिन्यूअस अगेन एंड अगेन, तो हमारे काम को करने की संख्या में गलतियां जो निकलती है उनकी संख्या में कमी धीरे धीरे होती जाती है। संख्या में कमी, गलतियों की संख्या में कमी होती जाती है। और फिर एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि हम काम को परफेक्ट तरीके से करना सीख जाते हैं। हम काम को परफेक्ट तरीके से करना सीख जाते हैं। और ये सीखते कैसे हैं? जब हम किसी को करता हुआ देख के सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। हम जब खुद करके सीखेंगे और करता हुआ देख के सीख रहे हैं, और फिर जब हम उस काम को खुद करके सीखेंगे तब हम उस काम में परफेक्ट होंगे, ठीक है। ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका किसमें? फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये तो आपका टाइप्स हो गया था फॉर्मल एजुकेशन का, ठीक। अब इसकी विशेषताएं हैं आपकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा की विशेषता यही है कि औपचारिक शिक्षा जो है वो नियमित चलती है, और औपचारिक शिक्षा में पहले से योजना का निर्धारण किया जाता है, और इसमें शिक्षा के उद्देश्य भी पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं। इसमें शिक्षा के उद्देश्य जो हैं ये पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं। और औपचारिक शिक्षा में उद्देश्यों के अनुसार, शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सिलेबस अकॉर्डिंग टू एम्स ऑफ एजुकेशन। पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार ही होता है। औपचारिक शिक्षा जो है वो शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्राप्त की जाती है। इसके अलावा औपचारिक शिक्षा चर्च है, मदरसे हैं, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, म्यूजियम है, बुक्स हैं, एक्सेट्रा आपका। इसके अलावा डायग्राम हो गया, इनसे ही प्राप्त की जाती है। और इन सभी शिक्षण संस्थाएं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इन सब का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है। और औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो सामान्य हैं और आदर्शात्मक भी होते हैं। और इस शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो व्यापक, बहुउद्देशीय, मतलब कई उद्देश्य होते हैं इसके, और जीवन से समृद्ध होता है, रिलेटेड टू लाइफ। यह शिक्षा मतलब औपचारिक शिक्षा जो है वो वर्तमान, भावी और अतीत, वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की तैयारी है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये आपका हो गया फॉर्मल एजुकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड टाइप। आपको सब पता है होगा कि सेकंड टाइप क्या है, क्योंकि हमने, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमने बीच बीच में आपको क्लियर ना करी हो। हमने कहा भी था कि आपको एक्सप्लेन हम तभी करेंगे जब हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। सेकंड टाइप है इसका इनफॉर्मल एजुकेशन।
इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अब सुनिए, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा नियमित शिक्षा कहलाती थी, अनौपचारिक शिक्षा जो है वो अनियमित शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा जो पढ़ी थी आपने वो नियमित शिक्षा है और ये अनियमित शिक्षा प्रणाली है। कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है ये कि लगातार कंटिन्यू चल रही है, ठीक। अनियमित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्यालय, अनुशासन और वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कोई शिक्षण विधि का अप्लाई नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ही चल रही है, ठीक है। ये होती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में आप जो वर्ड जो है सबसे पहले आपका क्या, अनौपचारिक, यह एक विशेषण है। अनौपचारिक यह एक विशेषण है, मतलब कि एडजेक्टिव, एज अ एडजेक्टिव। यह शिक्षा की विशेषता बता रहा है। आपने औपचारिक पढ़ा था, ठीक है, वो भी शिक्षा की विशेषता बता रहा था, ठीक है। और आप अनौपचारिक भी पढ़ रहे हैं, इनफॉर्मल, ये भी शिक्षा की विशेषता बता रहा है एज अ एडजेक्टिव। अनौपचारिक शब्द जो है यह दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है। यह दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है। पहला हो गया क्या, अन, और दूसरा हो गया प्लस उपचार, औपचारिक। पहला हो गया अन प्लस औपचारिक। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, किसका, अनौपचारिक का, तो पहला हो गया अन और फिर हो गया औपचारिक। अन का मीन्स क्या हो गया, नहीं। अन का अर्थ क्या होता है, नहीं। और औपचारिक शब्द होता है उपचार, इलाज, चिकित्सा या प्रयत्न और चेष्टा। इलाज, चिकित्सा, प्रयत्न और चेष्टा, ये हो गया आपका औपचारिक का अर्थ। इस प्रकार अनौपचार का अर्थ क्या हो गया, अनौपचारिक शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति बिना किन्हीं व्यवस्थित साधनों, जिसे व्यक्ति बिना किसी व्यवस्थित साधनों अथवा प्रयासों के स्वतः ही, अपने आप ही, स्वतः मतलब अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। वह शिक्षा जिसे व्यक्ति बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी साधनों के स्वतः अपने आप ही प्राप्त कर लेता है, वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जीवन में लाइफ टाइम व्यक्ति अनेक साधनों और माध्यमों से, कई फैक्टर, कई एलिमेंट्स जो हैं, जो उसको माध्यमों से वो शिक्षा ग्रहण करता है या अनुभव प्राप्त करता है। इन साधनों और माध्यमों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इन साधनों और माध्यमों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आता है वे साधन या माध्यम जिनकी आवश्यकता जानबूझकर इसलिए व्यवस्था की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त करें, कि हम उनसे अनुभव और शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए कुछ साधनों की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि विद्यालय की व्यवस्था की गई है, इसलिए कि आप अनुभव प्राप्त करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, आपको शिक्षा मिलेगी, इसलिए ये आपका पहला साधन हुआ। और दूसरा साधन होता है कि कुछ साधन ऐसे होते हैं या कुछ माध्यम ऐसे होते हैं कि जिनका जानबूझकर आयोजन नहीं किया जाता, जिनका जानबूझकर आयोजन नहीं किया जाता, जानबूझकर उनका निर्माण नहीं किया जाता,
किंतु अपने मूल रूप में ही रह करके अनुभव प्राप्त करते हैं, जिनका निर्माण नहीं किया जाता, ना जिनकी व्यवस्था की जाती है अनुभव प्राप्त करने के लिए, उनके मूल रूप में मतलब वो जिस स्थिति में हैं उसी रूप में उनसे अनुभव और शिक्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये हो जाता है आपका दूसरा साधन। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल जो बॉटनी साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे, बॉटनी समझते होंगे, वनस्पति विज्ञान, जैसे हम वनस्पति विज्ञान लेते हैं, उसका एक हम प्लांट लेकर के चलते, जैसे कि आप अशोक का पेड़ है, अशोक का पेड़ आपने देखा और देख करके ऑब्जर्व किया कि किस तरीके की इसकी पत्तियां रहती हैं, ठीक है, और कितना लंबा है ये, उसका आकार कैसा है, पत्तियों का आकृति कैसी है, ये सब, ठीक है। तो वो मूल रूप में अपने आप उसको निर्माण तो किया नहीं गया, उसका फॉर्मेशन तो किया नहीं गया है कि इसलिए कि शिक्षा उससे दी जाएगी, ठीक है। मूल रूप से ही आप, मूल रूप में ही आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ठीक। तो ये होता है आपका अनौपचारिक शिक्षा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा का क्लियर हो गया आपका कि ऐसी शिक्षा जो जिसकी कोई व्यवस्था ना की जाए और स्वतः अपने आप प्राप्त की जाती है, वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है और यह अनियमित होती है, कहीं भी किसी के भी द्वारा प्राप्त की जाती, कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये है कि बालक अनौपचारिक शिक्षा सबसे पहले तो अपने घर से ही सीखता है। घर में सबसे पहले वह अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोस, वातावरण, इन सबसे शिक्षा प्राप्त करता है। यह शिक्षा ही सबसे पहले जो शिक्षा प्राप्त करता है, यही शिक्षा वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। व्यवहारिक रूप में हम देख सकते हैं कि छात्र आरंभ में माँ से ही सीखता है, उसके बाद में पिता से सीख लेता है, घर में ही सीखता है सबसे पहले, और फिर जीवन के यथार्थ समस्याएं जो उसके सामने आती हैं और आवश्यकताओं से संबंध रखता है। इस प्रकार की जो शिक्षा है सबसे, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यही समस्याओं का निपटारा कराती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। और जो संस्थाएं अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती हैं या अनौपचारिक शिक्षा का प्रबंध करती हैं, वे संस्थाएं अनौपचारिक संस्थाएं कहलाती हैं, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट। अनौपचारिक शिक्षा का एक और ये भी है कि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो व्यवहारिक भी होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बता देते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे, कोई भी पॉइंट जब आप बनाएंगे लिखेंगे तो सबसे आपने इसमें लिख लेना कि दिस आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस टॉपिक, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये बताते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए किन्हीं विशेष प्रयासों और व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। किन्हीं विशेष प्रयासों की आवश्यकता या व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है और इस शिक्षा को हम जीवन के लिए किए गए संघर्षों से स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने लाइफ में जितने भी संघर्ष करते हैं, जितने भी स्ट्रगल कर लेते हैं, उनसे हम ये स्वतः ही अपने आप ही शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा जो है ये स्वाभाविक जीवन से संबंधित है और सरल और प्राकृतिक रूप में होती है। सरल और प्राकृतिक रूप में होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर के वातावरण
परिवार, पड़ोस एवं समाज आदि पर एक्सेट्रा मूल रूप से निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये ही अनौपचारिक शिक्षा के क्या हैं, मेन सोर्स हैं, मुख्य स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि बालक अपने एटमॉस्फेयर है, परिवार है, पड़ोस है, समाज से ही तो कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करता है। यही अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं। These are main sources of informal education। तो आज आपका ये हो गया। अब कल हम आपको इसके ही आगे क्लियर करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन। आप आज के लिए इतना हो गया है आपका। अब आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, पीडीएफ डाल दी जाएगी, आप उसमें से नोट कर लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि मैडम आप बोर्ड पे एंट्री कर दिया कीजिए, सिलेबस इतना लेंदी है, हम बोर्ड पे अगर एंट्री करेंगे तो एक्सप्लेन क्या करेंगे, बोर्ड पे एंट्री करने में हमारा टाइम चला जाएगा। पीडीएफ आपको दी जाती है ताकि आप नोट्स बनाइए, इसलिए मैं एंट्री नहीं करती हूँ बोर्ड पे। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।